Principal Ma'am, respected and honorable teachers and their students and my dear colleagues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा जो मौजू है वो RTI एक्ट 2005 का है। सो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जो जानकारी देना चाहूंगी। देखिए, आपने RTI जो वर्ड है आपने सुना ही होगा। RTI होता क्या है? RTI बेसिकली स्टैंड्स फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए, मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप RTI फाइल कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। देखिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो आप RTI फाइल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने में। सो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं एक्सेप्ट अगर उसकी एक्सेस होगी किसी पब्लिक अथॉरिटी से। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो इससे पहले भी हमारे पास एक एक्ट था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, लेकिन बाद में उसको रिप्लेस किया इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में, क्योंकि वो उतना स्ट्रॉन्ग एक्ट नहीं था। उसमें बहुत सारे लूप होल्स रहे, बहुत सारी कमियां रही उसमें। तो फिर उसमें सिटीजन को राइट नहीं था कि अगर उनको इंफॉर्मेशन नहीं भी देते थे, नहीं भी मिलती थी तो चलता था। तो इसलिए उसको रिप्लेस किया। फिर हमारा नया एक्ट आया 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो अगर अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि अब हम किसी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेंगे भी तो हमें उसके लिए क्या करना है, तो हमारी एक्ट में अच्छे से दिया गया है अंडर सेक्शन 6 मैनर ऑफ फाइलिंग RTI। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन आपको राइटिंग में या ये किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी हो सकती है, तो किसी भी लैंग्वेज में, वेदर इट इज इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उसमें आपको एक एप्लीकेशन देनी है। तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको फी भी पे करना है जो ₹10 है, लेकिन ये वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट, मतलब स्टेट या अदर कंडीशंस में ये वैरी करता है। और जो यहाँ पे और एक बात है, जो बिलो प्योरिटी लाइन के लोग हैं उनके लिए कोई फी इसमें नहीं दी गई है। तो लेकिन उनको मेंशन करना है एप्लीकेशन में और उनको डॉक्यूमेंट भी रखना है, आप राशन कार्ड भी रख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक बार आप उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स ना दें। लाइक उसमें ये नहीं लिखना कि मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं इस NGO में काम करती हूँ। नहीं, आपको जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन देनी है कि आपको बाद में जो हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स है वो आपको कांटेक्ट कर सके। और यहाँ पे और एक बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि या तो आप वहाँ जिस अथॉरिटी से, आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, या तो वो एप्लीकेशन आप खुद ही सबमिट करें या तो आप कोई रजिस्टर्ड पोस्ट ही चुनिए। क्योंकि जब कभी कभार हम कोई ऑर्डिनरी पोस्ट की कोई डाक वगैरह भेजते हैं तो हमारे पास प्रूफ नहीं रहता है, हमें रिसिप्ट पहले लेना पड़ता है, सो दैट के बाद में हमें अपना जो टाइम पीरियड है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन लेनी है वो काउंट कर सके। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि अब आप ये सोचते होंगे कि चलो हम RTI करते हैं, फाइल करते हैं तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन यहाँ नहीं जी, हमें आपको RTI से सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। लाइक आप किसी आप गवर्नमेंट से नेशनल सिक्योरिटी के बारे में थ्रू RTI इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। लाइक आप कभी वॉर हुआ तो आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि लाइक इसमें कौन से वेपन यूज हुए, या कमर्शियल सीक्रेट या ट्रेड सीक्रेट के बारे में आप थ्रू RTI इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। लाइक आप किसी कोका कोला कंपनी से, लाइक मान लीजिए एग्जांपल, किसी कोका कोला कंपनी से ये नहीं पूछ सकते कि
आपने इस ब्रांड में कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए। सो आप कुछ या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी के पर्सन की लाइफ को एंडेंजर करे, हर्ट करे, तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन थ्रू आरटीआई नहीं ले सकते। तो थैंक यू। I'll be introducing the Equal Remuneration Act। मतलब इक्वल का मतलब होता है बराबर, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पे जो आप अपने वर्क के लिए आपको दिया जाता है, और उसके बारे में एक्ट। जैसा कि हम सबको पता है कि वुमेन्स जो है उनको बैक फुट पे रखा जाता था, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था सोसाइटी में। एज इन हमें अभी भी इक्वली ट्रीट तो नहीं किया जाता वुमेन को सोसाइटी में, तो उसके लिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है। ये मेन एज वेल एज वुमेन के लिए भी है, जहां उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली पे दिया जाता है, बेस्ड ऑन देयर स्किल, बेस्ड ऑन देयर एफर्ट, बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको इक्वल पे किया जाता है, मतलब सिमिलर वर्क के लिए इक्वल पे दिया जाता है। जैसे कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में कहा गया है कि सिमिलर वर्क के लिए सिमिलर पे देना चाहिए, मैन एज वेल एज वुमेन। वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसका टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव इसका वन इज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, नॉट जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन मैन एंड वुमेन। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कि इक्वल पे मिलना चाहिए बोथ मैन एंड वुमेन। Now, this is the introduction of the act. Now, my colleague will share some points on. Esteemed principal member, Yasir sir, Sabzar sir, Arun sir, my dear classmates, friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am going to share here Equal Remuneration Act, some historical background of the act, constitutional provisions, duties and conclusion of this act. जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड में मर्द और औरत को इक्वल ट्रीट किया जाता था। उसके बाद इन इंडिया जब यहाँ पे एडवेंट ऑफ इंग्लिश फॉरेन जब उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया उनको, तो यहाँ पे क्या हुआ, मोनार्की एस्टैब्लिश हुई। इट वाज मोस्टली पैट्रियार्कल सोसाइटी एट दैट टाइम, मेल्स वर डोमिनेटिंग द वुमेन्स। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हुई, फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको क्लियरली लगा देयर इज इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड द वुमेन, and they framed the constitution in a way where they try to eradicate these inequalities. The constitutional provisions which talk about the equality. First of all, when we see the preamble of the constitution, उसमें clearly preamble में it talks about the equality. Article 14, equality before law. Article 15, discrimination on the basis of race. Article 15, protective discrimination. उसके बाद आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 है, जिसमें क्लियरली ये कहा गया है मैन एंड वुमेन दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दे हैव टू बी गिवन इक्वल राइट फॉर द एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उसके बाद आर्टिकल 39D देयर इज इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दीज ऑल द प्रोविजंस in 1975 which was celebrated as the International Year of Women, उसमें President of India he promulgated an ordinance, equal remuneration ordinance। फिर 26 सितंबर 1976 में इस ऑर्डिनेंस को चेंज किया गया एक फुल फ्लेज्ड लॉ में। जब हम इस लॉ की बात करते हैं, इसके टोटल 18 सेक्शंस है। इस लॉ में एम्प्लॉयर्स की ड्यूटीज बयान की गई और पेनल्टीज। जो पहली जो इनकी ड्यूटी है वो है दे हैव टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरी बात जो इन्होंने इसमें कही गई है इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क।
उसके बाद जो पेनल्टीज इन पे लगी जाए, जो लगेगी इन पे अगर इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया, वो ये है कि उसमें फाइन होगा जो 5,000 से लेके 10,000 तक और 6 महीने की सजा। फाइनली जो ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट था, ये इट वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द जर्नी टुवर्ड्स द जेंडर इक्वालिटी। इसके प्रोविजंस क्लियरली बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी एंड इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, बट अनफॉर्चुनेटली दिस हैज नॉट बीन इरेडिकेटेड फुल्ली। एक रिपोर्ट ILO की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पे वी आर रैंकिंग एट 171 पोजीशन फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द वुमेन। I think this is an awareness program. Hope they will also shed light on the career opportunities in law also. So without taking much time, I will leave the show for them, and I would like to call on the dais who will act as a moderator at this today's event. This is Dr. Yasir Saab. May you please come on the dais. Round of applause for him. My name is Dr. Yasir, and I teach in Department of Law, University of Kashmir, and I'm very privileged to accompany my students of IIM 6th semester, and we all of again have the privilege that we're addressing galaxy of the education experts here, Professor Said Rahat Shah Saab and other colleagues, Dr. Imran. Well, the purpose of today's event is to actually highlight the importance of law among the citizens. And here citizens, we understand, after this legal literacy will be known as informed citizen. Informed upon the different intricacies of law. Our students will be presenting different legal enactments in which, say for example, as Dr. Arif has already said, that they will discuss say domestic violence issues are there in the society. There are traffic issues in the society. There are crimes happening in the society. There are cyber crimes happening in the society. And there are other civil issues that in our daily routine life they happen. So 10 to 15 students will come here one by one, and they will be deliberating just in class the idea of the particular legislation and how we can get benefited from that particular legislation. Just to culminate this particular idea, I will just tell you a small story. There was a girl named Yana living in Bangalore. When she left from home, she was just 16 years of age, and she was traveling on her scooty. Just after 2-3 kilometers when she left from home, 2 other guys on other bike, they just start following her, stopped her, and snatched her mobile phone. She was scared, she was frightened. After 2-3 days, she told the story to her father that this happened. She has not her mobile phone because it was already taken by. I was stalked, I was followed, I was then some thieves confronting me and they took my mobile. So father got anxious because the technology can be misused. He, in his thought prohibition, he decided to file a formal FIR in a. When they filed the police this FIR after 3 days, the police started investigation. The moment they started investigation, ultimately through CCTV footage evidence, they could apprehend that those 2 guys who were actually riding a particular bike, after snatching this mobile phone, when they were in rush, they were escape ho rahe the, they ran into another car, killed a boy. It was a hit and run case.
had it been that she had timely responded to that call, that FIR was launched by her at the particular time, if she had, and had that courage to file it on a proper time, so ये चीज न होती शायद. So that's why this is the mandate of Bar Council of India, that wherever legal education is being imparted, few of these semesters in the syllabus it is a component. They go for this outreach programs and make the non people aware about the importance of the legal education and how ultimately can you exercise your rights, enforce your duties. That's what we are here. So I request I will be acting as a moderator also with the permission of my colleague Dr. Sava, and I request the evaluators to kindly evaluate us on a particular format. Best of luck. Thank you so much.